बंगाल में टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। वहीं शुवेंदु अधिकारी को एक्शन में देख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की नींद गायब हो गई है। अभिषेक बनर्जी समझ गए हैं कि उनका खेल अब खत्म हो गया है। वहीं अभिषेक बनर्जी के अलावा ममता बनर्जी के तमाम बड़बोले सांसद तिलमिलाई हुई है। उनमें सयोनी घोष से लेकर महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष शामिल हैं। चुनाव से पहले टीएमसी के ये सांसद बीजेपी और अमित शाह को चैलेंज दे रही थी, लेकिन अब वो कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस की कार्रवाई से चिढ़ गई हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में सुब्रत गुप्ता के सीएम के राजनीतिक सलाहकार और मनोज अग्रवाल के चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने पर राजनीतिक बवाल मच गया है। टीएमसी के बाद कांग्रेस ने भी इन नियुक्तियों पर आपत्ति जताई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े इन अधिकारियों को नई सरकार में अहम पद दिए जाने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि ये अजीब बात है कि जो लोग एसआईआर प्रक्रिया के प्रभारी थे वे अब राज्य सरकार का हिस्सा है। वहीं इन आपत्तियों पर सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि मनोज अग्रवाल सिर्फ पूर्व सीईओ नहीं है, बल्कि राज्य के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक हैं। बीजेपी सरकार कानून के मुताबिक काम कर रही है। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने रविवार को काम करना शुरू कर दिया था। वहीं घुसपैठ पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सीएम शुवेंदु की कैबिनेट ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद घुसपैठियों में खलबली मच गई है। वहीं बांग्लादेश भी इस फैसले से तिलमिला गया है। बांग्लादेश ने कहा है कि वो कटीले तारों से नहीं डरता। वहीं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में सीएम सी जोसेफ विजय की मौजूदगी में सनातन धर्म को मिटाने का अपना मंसूबा फिर से दोहराया। तमिलनाडु में मिली करारी हार के बाद भी डीएमके का राजनीतिक अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की मौजूदगी में मंगलवार को विधानसभा को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन जिसने लोगों को बांटा है उसका नाश होना चाहिए। दर्शकों, उदयनिधि स्टालिन सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के लोग इस पर चुप है। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठियों पर निशाना साधते हैं तो विपक्ष के लोग उन पर नफरत फैलाने के आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी भी तिलमिला जाते हैं, लेकिन उदयनिधि स्टालिन के बयान पर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आप दर्शक अगर सनातन के समर्थन में हैं तो यस और सनातन जिंदाबाद जरूर लिखें, ताकि उदयनिधि और विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग उनके मंसूबों को साकार होने नहीं देंगे। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे बंगाल में टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई है और कैसे महुआ मोइत्रा, सयानी घोष और टीएमसी के दूसरे सांसद बेचैन नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद ममता बनर्जी अकेली पड़ गई है। ममता बनर्जी की बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील बंगाल के विपक्षी दलों ने सीधे सीधे ठुकरा दी है। ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर कांग्रेस और लेफ्ट की बिल्कुल एक जैसी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस का तो कहना है कि ममता बनर्जी ने जैसा किया वैसा ही पा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद से ही सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इस बीच हुगली के एक टीएमसी कार्यालय से जो कुछ भी मिला है उसे देखकर लोग दंग रह गए। दरअसल टीएमसी के दफ्तर के छत पर बम, तलवार के अलावा लाठियां और भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकरों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। सीएम शुवेंदु ने प्रशासनिक बैठक में पुलिस अधिकारियों से साफ कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर माइक की आवाज निर्धारित ध्वनि सीमा से बाहर नहीं जानी चाहिए। हालांकि इसे लागू करने के लिए सख्ती या जबरदस्ती नहीं, बल्कि बातचीत और समझाइश का रास्ता अपनाने को कहा गया है। वहीं सीएम शुवेंदु अधिकारी के इस फैसले से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में गुड जरूर लिखें। वहीं महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा है कि चुनाव से पहले बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है, चुनाव के बाद बीजेपी कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के सोना 1 साल तक न खरीदने, विदेश यात्रा न जाने और पेट्रोल, डीजल और खाने की तेल में कटौती की अपील पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जनता को बताना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि देश ने पूर्व में युद्धों सहित कई संकटों का सामना किया, लेकिन पीएम मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने 7 सबसे कड़ी कदमों की घोषणा नहीं की और जनता से उनका पालन करने का अनुरोध नहीं किया।
दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने तो देश हित में लोगों से सिर्फ 1 साल तक सोना न खरीदने, विदेश न जाने, पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के इस्तेमाल में कटौती करने की अपील की है। जबकि 1962 के युद्ध के समय पीएम नेहरू ने नागरिकों से अपील की थी कि वे नेशनल डिफेंस फंड में सोना और गहने दान करें, ताकि सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को कम किए बिना हथियार और साजो सामान खरीद सके। दर्शकों, बंगाल की राजनीति में आए महापरिवर्तन के बाद अब पूर्ववर्ती सरकार के सबसे ताकतवर चेहरों पर प्रशासनिक शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इसी क्रम में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की शुवेंदु सरकार ने टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। अब वो एक सामान्य सांसद के लिए निर्धारित सुरक्षा घेरे में चलेंगे। सीएम शुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय प्रशासनिक और सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये कड़ा निर्णय लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सीएम शुवेंदु ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी राजनेता की सुरक्षा उनके वास्तविक जोखिम के आधार पर होनी चाहिए, न कि उनके राजनीतिक कद या फिर प्रभाव के प्रदर्शन के लिए। सीएम शुवेंदु ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि प्रभाव दिखाने के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुवेंदु को एक्शन में देखकर अभिषेक बनर्जी तिलमिला गए हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इस बार अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अभिषेक ने टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के बीजेपी को कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी नेता जश्न मनाने में व्यस्त हैं। एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने पुलिस, कोर्ट, बीजेपी नेता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी सवाल उठाया। उन्होंने लिखा है कि पुलिस निष्क्रिय, अदालतें मूक, दर्शक, बीजेपी नेता जश्न मनाने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री अपनी अगली विदेश यात्रा की योजना बनाने में व्यस्त, गृह मंत्री पूरी तरह से नदारद। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी पर एक्शन शुरू हो गया। इसमें सबसे पहले ममता सरकार में दमकल मंत्री रहे सुजीत बोस पर नकेल कसी गई। ईडी ने बोस को नगर निगम भर्ती घोटाले में 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी के मुताबिक बोस ने साउथ दमकम नगर पालिका में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी और इसके बदले कई फ्लैट और पैसे लिए थे। इसके अलावा ईडी को सुजीत बोस के बैंक खाते में भारी मात्रा में नकद जमा होने के लिए भी मजबूती मिली है। सोमवार को पूछताछ के बाद सुजीत बोस का फोन भी जब्त कर लिया गया। सुजीत बोस के बयानों में उन पर लगे आरोप सिद्ध हो गए। इसके बाद रात 9:15 पर सुजीत बोस को गिरफ्तार किया गया। ईडी की जांच में सामने आया कि तत्कालीन चेयरमैन पांचू रॉ और साथ ही सुजीत बोस के निर्देश पर अयानशील की एजेंसी की मदद से ओएमआर शीट के नंबर बदले गए थे। यहां तक कि जिन उम्मीदवारों को इंटरव्यू में 0 अंक मिले थे, उन्हें भी सुजीत बोस और पांचू राय के कहने पर पक्की नौकरी दिलाई गई। इस मामले में पांचू राय के खिलाफ सीबीआई पहले ही चार्जशीट पेश कर चुकी है। वहीं इससे पहले बंगाल चुनाव के दौरान भी ईडी ने सुजीत बोस को समन किया था और उससे पहले 10 अक्टूबर को ईडी ने बोस और उनके बेटे के दफ्तर, रेस्टोरेंट, कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही पहले अमित शाह और फिर सीएम शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। ऐसे में साफ है कि टीएमसी के दूसरे नेताओं की भी फाइलें खुल सकती हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी सबसे ऊपर है। 4 मई को बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यालयों से कोई भी दस्तावेज या फाइल हटाने, नष्ट करने या कॉपी करने पर सख्त रोक लगा दी थी, जिसके बाद टीएमसी के नेताओं को सबूत मिटाने का वक्त ही नहीं मिला और तभी से ये साफ हो गया है कि बीजेपी की सरकार बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वही टीएमसी को ढहाने के पीछे भी इन्हीं नेताओं का हाथ है। इनमें से एक है सयोनी घोष। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी सयोनी घोष ने इन चुनाव में खुद को टीएमसी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर पेश किया, लेकिन वो निकली पनौती। वो जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव करने पहुंची थी, उनमें से ज्यादातर सीटों पर टीएमसी को करारी हार मिली। सयोनी घोष का बंगाली भाषा में गुनगुनाया गया वो गीत खूब बिका, जिसके हिंदी बोल हैं, मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना। इन्हीं गाने पर लिबरल गैंग ने सयोनी घोष के कसीदे पढ़े थे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने संकेत दिया है कि टीएमसी के इन नेताओं के भरोसे वो पार्टी को आगे नहीं ले जाएंगे। दरअसल पार्टी में अभिषेक बनर्जी के दखल के बाद सयोनी घोष, महुआ मोइत्रा और दूसरे नए और युवा नेताओं का बोलबाला बढ़ने लगा था, लेकिन अब ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता ही पार्टी को लीड करेंगे। हालांकि हार के बाद सयोनी घोष जैसे नेता तिलमिलाए हुए हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी और सयोनी घोष के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। दरअसल सयोनी घोष ने एक्स पर लिखा है कि बंगाल के जिले चुनाव के बाद हुई हिंसा की आग में अब भी जल रहे हैं।
सरकार या सत्ताधारी दल की ओर से ना कोई पूछताछ, ना कोई आयोग और ना ही कोई जांच। वे शांति का उपदेश देते हैं पर हिंसा करते हैं। वहीं बीजेपी नेता और मंत्री दिलीप घोष ने न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के नेताओं के बयानों पर करारा जवाब दिया है। दिलीप घोष ने कहा कि जब वे जीत रहे थे तब सब ठीक था, ईवीएम ठीक थी और चुनाव आयोग ठीक था। अब जब हार गए हैं तो कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन हुआ है। समाज ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिलीप घोष ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सब कुछ लागू किया जाएगा। बंगाल में जो भी घटनाएं हुई है वे भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम इस पर जीरो टॉलरेंस अप्रोच के साथ काम करेंगे। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीते दिनों एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने लिखा कि हमने एक बेहद मुश्किल चुनाव लड़ा जिसमें कथित तौर पर लगभग 30 लाख असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि कई सरकारी एजेंसियों और भारत के चुनाव आयोग का रवैया कितना पक्षपातपूर्ण रहा था। इसके अलावा टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने भी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। हालांकि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार देख टीएमसी के नेता तिलमिलाए हुए हैं और अफवाह फैला रहे हैं। हालांकि अफवाह फैलाने वाले टीएमसी नेता पर कोलकाता पुलिस कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने सागरिका घोष की एक पोस्ट को हटाने को लेकर उन्हें नोटिस भेजा है। ये कार्रवाई कोलकाता पुलिस के अनुरोध पर की गई है। वहीं फ्लाइट में लोग महुआ मोइत्रा का विरोध कर रहे हैं। वहीं टीएमसी से निलंबित रिजू दत्ता ने बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की चुनाव के बाद हिंसा पर काबू पाने के लिए उनकी तारीफ की है। एएनआई से बातचीत में रिजू दत्ता ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बने केवल 2 दिन हुए हैं, लेकिन इन 2 दिनों में ही उन्होंने टीएमसी के कम से कम 5000 कार्यकर्ताओं की जान बचाई है। 6 मई 2026 को उनके पीए को गोली मार दी गई थी। अगर शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बदला लेने की बात कही होती तो उस रात बंगाल में 5000 टीएमसी कार्यकर्ता मारे गए होते। तो देखा आपने कैसे टीएमसी में रहे बड़े नेता अब शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के बाद विधानसभा में टीएमसी की लीडरशिप में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। टीएमसी का नेतृत्व ऐसे नेताओं से भरा है जिन्हें ममता बनर्जी के करीबी माना जाता है। वहीं उनके भतीजे और दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले नेताओं को इनमें कोई जगह नहीं मिली है, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। दरअसल टीएमसी की ओर से शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष, असीमा पात्रा और नैना बंदोपाध्याय को उप नेता प्रतिपक्ष और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। ये सभी ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में साफ है कि अब सयोनी घोष जैसे बड़बोले नेताओं के लिए पार्टी में ज्यादा जगह नहीं बचेगी। मिडिल ईस्ट की जंग भारत के घरों तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार लोगों से तेल बचाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि स्कूल ऑनलाइन हो, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत को कम किया जा सके। तेल के साथ साथ लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की गई है। जंग के बीच सोने के आयात पर भारत का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है, लेकिन पीएम मोदी की इस अपील पर राहुल गांधी ने कहा कि ये उपदेश नहीं बल्कि ये नाकामी के सबूत हैं। लेकिन किसी प्रधानमंत्री द्वारा की गई ये अपील नई नहीं है। भारत के इतिहास में संकट के समय प्रधानमंत्रियों ने बार बार राष्ट्रहित में व्यक्तिगत त्याग की पुकार की है। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों से अपना सोना दान करने को कहा था। 1962 के युद्ध के समय भी पीएम नेहरू ने नागरिकों से अपील की थी कि वो नेशनल डिफेंस फंड में सोना और गहने दान करें ताकि सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को कम किए बिना हथियार और साजो सामान खरीद सके। इसके साथ ही 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ही ऐसी ऐतिहासिक अपील की थी। 1971 की जंग के दौरान इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों के बोझ और रक्षा खर्च के लिए जनता से दान की अपील की थी। उस वक्त पीएम इंदिरा गांधी ने भी खुद के आभूषण दान कर मिसाल पेश की थी। वहीं अब नेहरू की सोना दान करने की अपील को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पूछा कि क्या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान असफल माना जाना चाहिए, क्योंकि उस समय उन्होंने देशवासियों से सोना दान करने की अपील की थी। वहीं बीजेपी आरटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की मितव्ययिता या आर्थिक संयम पर भाषण देने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस सोनिया गांधी, जो उस समय संवैधानिक एनएसी की अध्यक्ष थी, पी चिदम्बरम, वीरप्पा मोइली और यूपीए के बाकी गुट को याद दिलाना है
कि कैसे भारत को सोने की खरीद पर पाबंदियों और ईंधन की कीमतों पर मनमाने नियंत्रणों की ओर धकेला गया था। ऐसा किसी वैश्विक ब्लैक स्वान घटना के कारण नहीं, बल्कि पूरी तरह से आर्थिक कुप्रबंधन के कारण हुआ था। यहाँ 30 अगस्त 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपना बयान है, हमें सोने की अपनी चाहत कम करने और पेट्रोलियम उत्पादों के इस्तेमाल में किफायत बरतने की जरूरत है। आज कांग्रेस वैश्विक अस्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों और युद्ध जनित महंगाई के दौर में जिम्मेदार उपभोग की अपीलों का मजाक उड़ाती है। लेकिन यूपीए शासन के दौरान भारतीयों को पाबंदियों और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वर्षों की नीतिगत जटिलता, साथ ही भ्रष्टाचार और मनमाने शासन के बाद सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने पलटवार कर राहुल गांधी को घेर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH।